बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 11 में मैं आपके साथ आपका टीचर सलमान अली। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेप नंबर 3 और 4 पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने डिफाइनिंग एल्गोरिदम पढ़ा और उसके कुछ रूल्स पढ़े। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं सुनी तो वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके रिमेनिंग क्लासेस जो हैं वो सुन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो बाकी क्लासेस आने वाली हैं वो भी आप सुने तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज हमारे पास स्टेप नंबर 3 और 4 है। स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारे पास है फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिदम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉर्मेट देखते हैं कि हम एल्गोरिदम को किस तरह डिज़ाइन करेंगे। एल्गोरिदम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी और कौन कौन सी चीज़ों को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें हम डिज़ाइन मतलब फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरह हम लिखेंगे। और स्टेप नंबर 4 है हमारे पास राइटिंग एल्गोरिदम्स फॉर सैम्पल प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में जिनको में भी पढ़ा था और उसका हमने फ़्लो चार्ट बनाया था। वही एग्जांपल्स जिनका हमने फ़्लो चार्ट बनाया, अब उन्हीं एग्जांपल्स को हम एल्गोरिदम में यूज़ करेंगे और ये सीखेंगे कि हम एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट कर जी। तो ये है हमारे पास 1.3.3 फॉर्मूलेशंस ऑफ एन एल्गोरिदम। इसमें आप देख सकते हैं हमारे सामने एक टेबल है। उसने बताया है कि हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, मतलब कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं जिनकी बेस पे हम अपने एल्गोरिदम को लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिदम्स। अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं पहले से, जिनको हम डिफाइन नहीं करते। जैसे कि इनपुट, हमें पता है इनपुट का मतलब यही है कि हम यूज़र से डाटा लेते हैं। इसको हमने डिफाइन नहीं किया, ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास कीवर्ड्स हैं। वी यूज़ द नोटेशंस प्रेजेंटेड इन टेबल 1.2। अच्छा, वो कहते हैं हमारे पास टेबल है। टेबल में हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट है। मैं इसको बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट में वो बस आपको बताता है कि हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट में वो बताता है कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। सेट में वो बताता है कि हम जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं उसका हम नाम रखते हैं ताकि हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकें। इफ एल्स हमारे पास क्या है? इफ एल्स हमारे पास कंडीशंस होती हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। इफ़ के बाद अगर कंडीशन चलती है तो फिर एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी, और एल्स वाली चलेगी तो इफ़ वाली नहीं चलेगी, और इफ़ वाली चलेगी तो एल्स वाली नहीं चलेगी। इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। इसमें हम क्या करते हैं? कंडीशंस को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ़ ए लेस देन है बी से। कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए छोटा है बी से। अ कंडीशन इज एवेल्यूएटेड एज अ ट्रू और फॉल्स। कंडीशन का रिजल्ट जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आएगा। In case the condition is true, then the statement related with if part are executed. वो कहता है अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास इफ के बाद जो हमने मतलब लिखा होगा पार्ट वो हमारे पास चल जाएगा। और अगर हमारे पास कंडीशंस फॉल्स होती है तो हमारे पास फिर एल्स वाला जो होता है वो चलेगा। ये आप जस्ट इधर पढ़ लें, जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। गो टू का क्या मतलब होता है? गो टू एक्चुअल में हमारे पास एक कंट्रोल होता है, ट्रांसफ़र कंट्रोल। मतलब आप एक जगह से जंप करना चाहते हैं किसी और जगह पे तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। गो टू के बाद हम लाइन नंबर लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट उसी लाइन पे जंप कर जाता है। सपोज आप लाइन नंबर 20 पे हैं, आप 20 से 80 पे जाना चाहते हैं तो आप गो टू 80 लिख देंगे तो वो 80 लाइन पे चला जाएगा। आउटपुट आपको पता है कि इसमें हम रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं और स्टॉप में हम अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ये हमारे पास टेबल था। अच्छा, नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, उसको हम देखते हैं। एग्जांपल 1 वही जिसका हमने लास्ट में फ्लो चार्ट भी बनाया। उसने कहा है कि सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करें 5 नंबर्स की। ठीक है, हमारे पास 5 नंबर्स हैं, उनकी सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करनी है। स्टेप 1 पे हमने लिखा है स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 पे
इनपुट नंबर्स हमने वो नंबर्स जो लिए हैं वो हमने n0 n1 और n2 n3 और n4 में रखे हैं। मतलब जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे तो वो ज़ाहिर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, तो हमने n0 से लेके n4 में जो वेरिएबल्स हैं इनमें स्टोर करवाई हैं। आगे क्या किया है, सेट। सेट हमारे पास क्या है, सेट हमारे पास एक एवेल्यूएटेड कंडीशन है। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस हमने क्या किया, हमने सम कर दिया किसको, सम टू n0 प्लस n1 n2 n3 n4। इसी तरह सम है, इसी तरह प्रोडक्ट है और इसी तरह एवरेज है। ठीक होगा। ये स्टेप बहुत सिंपल से आप देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद स्टेप 6 पे हमारे पास हमने आउटपुट करवा दिया है, क्योंकि सम में हमने सम रखा, प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट के बाद वैल्यू स्टोर करवाई, प्रोडक्ट में एवरेज में भी ऐसे ही रखा। तो इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आप ये स्टेप्स जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इन्हीं को याद करें। आप वेरिएबल्स के नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेप्स भी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, बस हमारा रिजल्ट ठीक आना चाहिए। ये नीचे हमारे पास उसने जो ऊपर एग्जांपल दिया उसको एक्सप्लेन किया है कि स्टेप 1 पे क्या हुआ, स्टेप 2 पे क्या हुआ। ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये एक्टिविटी है, ये भी बहुत सिंपल सी उसने बताया हुआ कि ऐड वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 25 45 65। इन तीनों को हम ऐड जब करेंगे तो उनको ऐड कर लेंगे, और डिवाइड करने के लिए हम जितने नंबर्स हैं उनकी तादाद पे 3 नंबर्स हैं तो 3 पे डिवाइड कर दे, तो इससे हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का उसने आपको फार्मूला बताया कि एवरेज हम किस तरह निकालते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन है। इसका भी हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है। एल्गोरिदम हमारे पास बहुत सिंपल सा है। हमें क्या किया, स्टार्ट किया, इनपुट नंबर्स, मास और फोर्स। ये हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, मास एंड फोर्स। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा ये 2 चाहिए थी, ये फार्मूला, ये बस सिंपल सा एक फार्मूला जो आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। फोर्स हमने यूज़र से इनपुट ली हुई है, फोर्स में भी वैल्यू वही एंटर करेगा और मैथ्स में भी, और उसके बाद हम आउटपुट कर देंगे एक्सेलरेशन को, क्योंकि हम इसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो हम एक्सेलरेशन में स्टोर करवा रहे हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके बाद एंड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये भी। आगे भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है कि हमारे पास क्या करना है, क्यूब है हमारे पास, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यूज़र सेव्स वैल्यूज एंड ली साइड की, उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आउटपुट आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम है। ये भी बहुत सिंपल सा है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस और हाइट हमने यूज़र से इनपुट ले लिए नंबर्स और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आउटपुट कर दिया। एरिया क्या है हमारे पास, एरिया वो वेरिएबल है जो कि बेस मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू जो है वो एरिया में स्टोर होगी। ठीक हो गया, उसके बाद एंड कर दिया। इट्स सो सिंपल, कोई इशू नहीं इसमें। आई थिंक सो एग्जांपल नंबर 5 है। उसने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले द लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। 3 नंबर हैं, उसमें से हमने लार्ज नंबर निकालना है। इसका हमने एल्गोरिदम पढ़ा था, और फ्लो चार्ट पढ़ा था। अब हम एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। वही सेम टू सेम जो चीज़ें फ्लो चार्ट में पढ़ी थी वो बस स्टेप्स में आ गई। वहाँ फिगर में थी, यहाँ हमारे पास स्टेप्स में आ गई। स्टार्ट किया, 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट करवा लिए, सेट लार्ज टू n0। उसने कहा कि आप क्या करें कि n0 में लार्ज नंबर जो है वो स्टोर कर दें। ठीक हो गया। सेट का मतलब यही होता है कि आप ये काम कर दें, लार्ज टू n0, मतलब लार्ज जो नंबर है वो n0 में स्टोर करवा दें। एक बात, n0 तो हो गया फिल, n0 की अब हम बात नहीं करेंगे। अब हम n1 पे आ रहे हैं। उसने कहा है इफ़, कंडीशन हमारे पास आ गई है, इफ़ n1 ग्रेटर देन है लार्ज। ठीक हो गया। अगर n1 लार्ज से ग्रेटर है तो क्या करें, सेट लार्ज टू n1। अगर n1 लार्ज से बड़ा है तो फिर क्या करें, लार्ज को n1 में स्टोर करवा दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इफ n2 ग्रेटर देन है लार्ज, तो फिर वो कहता है सेट कर देंगे लार्ज टू n2, जो लार्ज नंबर है वो n2 में स्टोर करवा दें, और उसके बाद आउटपुट लार्ज। ऑब्वियसली n0 हमने शुरू में कह दिया कि हमारे पास अगर सेट लार्ज जो वैल्यू है n0 में रख दें और बाकी 2 का कंपैरिजन कर लिया हमने, जो तीसरी वैल्यू तीनों में से जो ग्रेटर नंबर होगा तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आती
लेक्चर के बाद ये नीचे बहुत उसने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जी। ये वही उसने कहा कि हमने क्या करना है, टू असाइन अ ग्रेड सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। हमने सब्जेक्ट की बेस पे हमने क्या करना है, ग्रेड जो है वो असाइन करना है जी। अच्छा, स्टेप 1 पे स्टार्ट किया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हम किसी बच्चे की परसेंटेज निकालते हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले में जो जो चीज़ें हैं वो हमें रिक्वायर हैं जी। सबसे पहले हमने इनपुट लिया नंबर्स, ऑब्टेन मार्क्स हमें चाहिए थे, हमने उसको इनपुट ले लिया। टोटल मार्क्स हमें चाहिए थे, वो भी हमने इनपुट ले लिया। बकाया 100 जो है वो फार्मूले के साथ आएगा, 2 वैल्यू चाहिए थी वो हमने इनपुट ले ली। उसके बाद हमने क्या किया है, सेट परसेंटेज, मतलब इस इधर नंबर्स ऐड करने के बाद उनको डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएंगी उसको परसेंटेज में स्टोर करवा देंगे। ठीक हो गया। आगे वो उसने परसेंटेज को पकड़ लिया, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन है 80, अगर जो परसेंटेज में नंबर हैं वो 80 से बड़े हैं तो फिर आप उसको ए प्लस ग्रेड दे दें। एल्स, मैंने बताया इफ़ के बाद एल्स कंडीशन चलेगी, इफ़ के बाद एल्स, फिर एल्स, फिर एल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे उसने बताया इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन है 70 सेट ग्रेड ए, अगर 70 से ग्रेटर है तो फिर ए ग्रेड दे दें। एल्स, फिर ये, फिर इफ़, फिर एल्स, इफ़ एल्स, फिर इसी तरह चलता जाएगा और लास्ट में हमारे पास आउटपुट ग्रेड आ जाएगा। बहुत ईजी सा एक एल्गोरिदम है ये, इसमें कोई इशू नहीं ये, क्योंकि अगर किसी को समझ नहीं आ रही, मैं इसलिए यहाँ पे जल्दी से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट क्लास में जब हमने फ्लो चार्ट पढ़ा तो उसमें हमने इसका ड्राई रन भी किया, प्रैक्टिकल साथ हमने किया, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर किसी को नहीं समझ लग रही तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पे, जो इससे पीछे वाली क्लास है, आई थिंक सो इससे सेकंड वाली क्लास जो है उसमें हमने जो है वो फ्लो चार्ट पढ़ा था। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो क्या कहता है, टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है पैसों के ऊपर। स्टार्ट किया जी, इनपुट नंबर्स, अमाउंट ले ली, रेट ले लिया और ईयर ले लिया। जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करते हैं हमें ये 4 चीज़ें रिक्वायर होती है, अमाउंट, रेट और ईयर्स। ये 100 जो है वो फार्मूले का हिस्सा है, तो इसको हम ऐड साथ करते हैं जी। इस पे हम वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास जब उनको हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो प्लेन इंटरेस्ट में हमारे पास जो है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, आउटपुट प्लान इंटरेस्ट। उसके बाद हमने इसको जो है वो आउटपुट करवा दिया और साथ में हमारे पास प्रोग्राम एंड हो गया। आगे सेल्सियस वाला है और फ़ारेनहाइट वाला, ये भी हमने फ्लो चार्ट में बहुत डिटेल से पढ़ा। इसको साथ में हमने ड्राई रन भी किया। स्टार्ट किया जी, इसका स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, इनपुट हमने नंबर लिया सेल्सियस। ठीक हो गया। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ये हमारे पास फार्मूला है। बस चीज़ हमें क्या चाहिए, सेल्सियस, वो हमने इनपुट करवा लिया। सेल्सियस जो भी वो एंटर करेगा यूज़र, वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये एंटर कौन बंदा करेगा, जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। ठीक होगा, जो बंदा कंप्यूटर के आगे बैठेगा वही नंबर एंटर करेगा जी। सेट फ़ारेनहाइट, वो कहते हैं इसको कैलकुलेट कर दें, आप उसको फ़ारेनहाइट में स्टोर करवा दें, आउटपुट फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो भी फ़ारेनहाइट में रिजल्ट होगा वो हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। आगे जी दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास प्लस में और यहाँ हमारे पास माइनस में है। यहाँ पे इनपुट लिया फ़ारेनहाइट, सेम टू सेम वही। यहाँ पे हमारे पास जस्ट फार्मूला चेंज है। फार्मूला क्या चेंज है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ऊपर हमने क्या फाइंड किया है, ऊपर हमने फ़ारेनहाइट फाइंड किया और यहाँ हम सेल्सियस फाइंड कर रहे हैं। उसने कहा है कि कन्वर्ट करें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो ये जो ऊपर हमारे पास फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं वो वहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट फाइंड किया और यहाँ पे हमने सेल्सियस फाइंड किया। ये फार्मूले जो हैं ये वाला जो फार्मूला है ये इसी से उन्होंने निकाला है। कैसे निकाला है, आई थिंक सो आप इतने मेच्योर हो चुके होंगे। 5 इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया है। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया है। 32 प्लस हो रहा था, यहाँ के माइनस हो गया है। ठीक होगा, इसी तरह फिर चीज़ें आगे पीछे होकर हमारे पास ये फार्मूला बना है। इसको कैलकुलेट करेंगे, सेल्सियस में स्टोर करवा देंगे और आउटपुट सेल्सियस, और हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा जी। लास्ट हमारे पास है एग्जांपल 9, फाइंड इवन नंबर्स।
इवन नंबर फाइंड करना है जी, उसने कहा कि हमारे पास रेंजिंग क्या है फ्रॉम n1 टू n2। अच्छा, उसने एक कंडीशन लगाई हुई है कि वेयर n2 इज ग्रेटर देन है n1। उसने बताया कि n2 जो है वो n1 से ग्रेटर है। इसको स्टार्ट करते हैं हम, हमने पढ़ा ऊपर से हमें नहीं समझ आई, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा क्या चाहता है ये। अच्छा जी, स्टार्ट किया हमने n1 और n2 को इनपुट करवा लिया, दोनों नंबर्स हमने ले लिए। जब हमने नंबर्स एंटर किए हैं तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ गई, इफ़ n1 ग्रेटर लेस देन है और इक्वल है n2 से। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई, अगर हमारे पास n1 जो है वो n2 से छोटा हुआ तो फिर हम नीचे आएंगे। इफ़ आगे फिर कंडीशन लगी हुई है, इफ़ क्योंकि हमने फाइंड करना है इवन नंबर फाइंड करना है, तो इवन नंबर्स की हमारे पास ये कंडीशन है जो कि हमने फ्लो चार्ट में भी पढ़ी थी। इफ़ n1 mod 2 इक्वल है 0 के, वो कहता है n1 में जो भी नंबर पड़ा है उसका आप मॉड फाइंड करें 2 के साथ। अगर तो वो इक्वल 0 आता है, अगर तो वो 0 आता है तो आउटपुट n1 करवा दें। दैट्स मीन कि जो ये हमारे पास n1 में नंबर है वो फिर इवन है। ठीक हो गया। अगर 2 के साथ मॉड फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। अगर तो उसने 2 नंबर इनपुट किया है तो फिर तुम्हारे पास ये आउटपुट n1 आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं, सपोज हमारे पास आंसर 0 नहीं आ रहा, उसने 3 एंटर किया हुआ है, इसका आंसर ऑब्वियसली 0 नहीं आएगा, तो फिर हम नीचे आते हैं। वो कहता है स्टेप n1 टू n1 प्लस 1। ठीक होगा। वो कहता है आप क्या करें, आप जो भी हमारे पास n1 था उसमें एक प्लस कर दें, एक डिजिट। ठीक हो गया। अगर तो वो 2 था तो वो 3 हो जाएगा, 3 था तो वो 4 हो जाएगा। ठीक होगा, जो भी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास n1 में एक ऐड हो गया तो उसके बाद वो कहता है गो टू मैंने अभी पढ़ाया, ये हमारे पास जंप करने के लिए होती है। जबकि जैसे कि देखें कि अभी हम तो लाइन नंबर 6 पे हैं, हमें इसके बाद 7 पे जाना चाहिए था, लेकिन उसने कहा है गो टू स्टेप 3। हम दोबारा यहाँ से जंप करेंगे जी, दोबारा स्टेप 3 पे आएंगे तो दोबारा कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पहले n1 में जो भी पड़ा हुआ था उसमें हमने +1 ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। n1 पहले जो भी था उसके लिहाज से हमने इस कंडीशन को चलाया। अगर तो रिजल्ट 0 आता है तो हम यहाँ से बाहर जंप कर जाएंगे, हमारे पास आउटपुट n1 आ जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम नीचे आके +1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ से जंप कर रहे हैं अगेन, फिर कंडीशन जाके अप्लाई करते हैं और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आई थिंक सो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। और अगर प्लीज़ किसी को समझ नहीं आई तो वो फ्लो चार्ट वाली क्लास ज़रूर देखें, और अगर वो भी देख के समझ नहीं आती तो हर एग्जाम्पल के बाद एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, काइंडली उसको ज़रूर पढ़ें। और फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा ज़रूर।